हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दक्ष क्लासेस एज वेव। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में जो लास्ट वॉल्यूम था अपना, उसमें हम IUPAC कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह से रिलेटेड जो भी IUPAC नेम थे उनके बारे में डिस्कस किया और उन्हें क्लियर किया। इनसे रिलेटेड जो कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में या ग्रुप पर जैसे भी आप मुझे या पर्सनल चैट पे जैसे भी आपके डाउट्स है इनको भी आप भेजना चाहो आप मुझे भेज सकते हो। मैं आपको उनको क्लियर कर दूंगा। अब एक चीज़ और है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि जो साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि चक्रीय यौगिक से रिलेटेड IUPAC नाम और साधारण नाम जो भी इनके बनते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखना कि जो चक्रीय यौगिक है, चक्रीय यौगिकों का हम नाम किस तरीके से करते हैं। चक्रीय यौगिकों में हमारे पास दो तरह के हैं, एक तो एरोमेटिक यौगिक है जो बेंजीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं, और एक एलिफेटिक यौगिकों के समान है जिन्हें हम साइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखना कि साइक्लिक यौगिकों में क्या होता है कि जैसे ये एक कार्बन है CH2, ये CH2, ये CH2। अब यहाँ पर देखना कि अगर ये ओपन चेन है तो याद है इसको हम याद है क्या कहेंगे, इसका सिंपल नेम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इसका सिंपल नेम क्या बन जाएगा, प्रोपेन। लेकिन अगर मैं इसमें से एक एक हाइड्रोजन हटा दूं, दोनों के ये एक एक हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ पर ये एक चक्र बन गया, और इस चक्र की वजह से यहाँ पर आगे एक शब्द जोड़ देंगे हम और वो है साइक्लो। तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पर क्या है कि जो साइक्लिक यौगिक है, चक्रीय यौगिक है, उनके नाम में साइक्लो शब्द यूज करते हैं। अब ध्यान रखना सिर्फ वे यौगिक जो एलिफेटिक यौगिकों के समान है, एरोमेटिक यौगिकों में साइक्लिक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं हम, केवल उन यौगिकों में करते हैं जिनकी संरचना चक्रीय यौगिक एलिफेटिक मतलब जो सिंपल एलिफेटिक यौगिक है उनके समान है। क्योंकि यहाँ पर देखना और भी अगर हम एग्जांपल देखें, अब यहाँ पर जैसे ये 3 कार्बन है तो हमने याद हो तो इनके लिए रेखीय सूत्र लिखे थे, और रेखीय सूत्रों के आधार पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एंगल है हर एंगल जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, CH2 को प्रदर्शित करता है। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखना हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन का एक ये यौगिक CH2, CH2 और ये CH2 और ये यहाँ पर, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक चक्रीय यौगिक है। अब देखो अगर इसमें ये चक्र नहीं होता तो ये सिंपल ब्यूटेन के जैसा होता ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसका नेम क्या लिख देते हैं, ब्यूटेन लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें चक्र है, यानी कि प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। इस आधार पर हम इसमें एक शब्द जो है साइक्लो शब्द जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइक्लो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लो ब्यूटेन। तो इस तरीके से कि जो चक्रीय यौगिक होते हैं इसका जो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि चक्रीय यौगिक एलिफेटिक यौगिक के समान होते हैं, उनके नामकरण में एल्केन या एल्कीन या एल्काइन के पहले साइक्लो, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखना कि जब भी हम इन यौगिकों का नाम लिखते हैं तो हम यहाँ पर साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो साइक्लोब्यूटेन, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो
बस करना कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ साइक्लो शब्द लगाना है। बस आपको ये देखना है कि पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है तो साइक्लो शब्द का प्रयोग करना है। अब जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि यहाँ पर अब देखो इसमें इन एंगल को गिनो, कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 एंगल है। तो 5 एंगल इसका मतलब है 5 कार्बन है, और 5 कार्बन है तो ये किसके समान है, पेंटेन के समान है। किसके समान हो जाएगा ये, पेंटेन के समान। तो यहाँ पर देखो चक्रीय है तो आगे हम क्या जोड़ दें, साइक्लो, तो ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। इसी तरीके से जो है यहाँ पर ये 6 कार्बन की एक श्री चक्रीय यौगिक ले लें। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है, अगर सीधी श्रृंखला में होते तो हेक्सेन होता, लेकिन एक ये बंद श्रृंखला में है तो अब हेक्सेन के आगे साइक्लो शब्द जोड़ दो, क्या बन जाएगा ये, साइक्लो हेक्सेन। क्या बन जाएगा ये, साइक्लो हेक्सेन। ऐसे कैसे, देखो यहाँ पर ये अब यहाँ पर देखो ये 1 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 है तो 7 को हम क्या लिखेंगे, हेप्ट, और देखो सभी में एकल बंद है तो ये हो जाएगा हेप्टेन। और जैसा कि हमें बताया कि ये एक चक्रीय यौगिक है तो आगे एक साइक्लो शब्द जोड़ दो आप, ये बन जाएगा साइक्लोहेप्टेन। तो इस तरीके से हम जो है इन चक्रीय यौगिकों का नाम लिख सकते हैं। इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको कुछ और एग्जांपल बताते हैं। तो इसके बाद आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर मान लो कि इन साइक्लो, जो साइक्लो यौगिक है, चक्रीय यौगिक है, अगर इनमें कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो इनके आधार पर भी इनका नाम लिखा जा सकता है। अगर प्रतिस्थापी समूह लिखा है तो प्रतिस्थापी समूह का नाम जो है साइक्लो शब्द के पहले लिखा जाएगा, और अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखते हैं, और उस अनुलग्न को जो है हमेशा एल्केन के लास्ट में, एल्केन के अंत में लिखा जाता है। जैसे मैं इन एग्जाम्पल में देखूं कि इन एग्जाम्पल को हम किस तरीके से प्रतिस्थापी के साथ लिखें, तो यहाँ पर देखो प्रतिस्थापी के रूप में हम इनको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, अगर मैं यहाँ पर एक CH3 समूह जोड़ दूं तो ये एक प्रतिस्थापी समूह है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल साइक्लोप्रोपेन। फिर देखना, अगर मान लो कि यहाँ पर ये ब्यूटिल समूह है ना, तो यहाँ पर एक CH3 मैंने यहाँ जोड़ दिया और एक CH3 यहाँ पर जोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में याद है हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर नामांकन करना होगा। नामांकन कैसे करेंगे, दोनों मेथिल समूह है तो कहीं से भी नामांकन कर दो, ये 1 2 3 और ये 4। अब देखो ध्यान से, पहले और तीसरे कार्बन पर एक एक मेथिल समूह है, तो ये 1 3 मेथिल समूह कितनी बार आया है, 2 बार, तो ये डाई है ना, 2 बार के लिए डाई, और ये मेथिल। और देखो अगर ये मेथिल समूह नहीं होते तो इसका नाम क्या होता, साइक्लोब्यूटेन, तो लास्ट में साइक्लोब्यूटेन जोड़ दो, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। फिर इसके बाद देखना कि यहाँ पर एक ये यौगिक है, ये साइक्लोहेक्सेन, जो भी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है ना। अब मैं इसमें एक तो यहाँ मेथिल समूह जोड़ देता हूँ और एक में यहाँ पर NO2 समूह जोड़ देता हूँ। अब एक चीज देखना कि जो CH3 है इसको बोलते हैं मेथिल समूह है ना, और NO2 को बोलते हैं नाइट्रो समूह। कौन सा समूह है ये, नाइट्रो। तो यहाँ पर ये NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो। तो नाइट्रो में N और मेथिल में M आता है, तो अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में पहले कौन आएगा, M, और उसके बाद N। तो हम नामांकन यहाँ से करेंगे 1 और 2 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल या मेथिल, ये 1 मेथिल है ना, 2 नाइट्रो और साइक्लोहेक्सेन है, तो ये यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से हम इनके नाम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर, अब जैसे कि ये
यहाँ पर एक ब्रोमीन जोड़ दिया मैंने, एक यहाँ पर एक ब्रोमीन जोड़ दिया। तो ध्यान से देखना कि साइक्लोहेक्सेन चक्रीय यौगिक तो साइक्लोहेक्सेन है ही, अब यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ब्रोमीन जुड़ा होने पर कहाँ पर, पहले और तीसरे, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, तो पहले और तीसरे पर ब्रोमो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1,3 डाई ब्रोमो, और ये साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन। मतलब इनके नाम देखो बिल्कुल एल्केन के समान है, अंतर इतना सा है कि ये पूरे चक्रीय यौगिक है तो आगे साइक्लो शब्द लगाते हैं, और बाकी प्रतिस्थापी को हमने जैसे लिखा है कि हम प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी को हम सबसे पहले ही लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं। तो प्रतिस्थापी का नाम जो है यहाँ पर पहले लिखा जाता है, तो इनको भी आप पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद में कुछ नियम दिखा के कुछ और एग्जाम्पल और बताता हूँ, देखो ध्यान से। नियम क्या कहता है कि यदि चक्रीय यौगिक में प्रतिस्थापी है तो उसका नाम पूर्व लग्न के रूप में साइक्लो शब्द के पहले आता है। अगला नियम क्या है, यदि चक्रीय यौगिक में क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो साइक्लो एल्केन के बाद क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ते हैं, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ते हैं। और नियम वैसे के वैसे ही हैं, जैसे अगर मान लो कि लास्ट में किसी का अनुलग्न ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, तो एल्केन के जो अंत में ई लिखा होता है उसको हटा देते हैं और उस क्रियात्मक समूह का जो है अनुलग्न जोड़ देते हैं। जैसे देखना कि ये मेरे पास एक चक्रीय यौगिक मैंने ले लिया साइक्लोहेक्सेन, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन, ये मेरे पास चक्रीय यौगिक है। अब इसमें देखना कि अगर मैं यहाँ पर OH समूह जोड़ दूं तो OH समूह क्या है, एक एल्कोहलिक समूह है, और इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल, तो लास्ट में ई हटाकर ये ऑल जोड़ दो, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। अगर मान लो कि एल्कोहल समूह दो बार आ जाए, एल्कोहल समूह जैसे कि यहाँ पर इधर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, नंबरिंग कर दो 1 2 3, है ना, तो ये साइक्लोहेक्सेन और ऑल जोड़ना है तो ई हटा दें, कहाँ पर, पहले और तीसरे कार्बन पर है, तो ये 1 3, देखो OH समूह दो बार आया है इसलिए हम डाई लिखेंगे और ये डाई और। तो इस तरीके से जो है हम क्रियात्मक समूह को जोड़कर जो है इनके IUPAC नाम लिख सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास ये यौगिक है और यहाँ पर ये SH ये जुड़ा हुआ है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन तो है ही सही है, साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में इसका अनुलग्न क्या होता है, थायोल, तो ये यहाँ पर ये थायोल, थायोल में देखो T है इसलिए हमने E को नहीं हटाया है, तो साइक्लोहेक्सेन थायोल। और भी कोई भी किसी प्रकार के क्रियात्मक समूह हो तो उनके हिसाब से भी इनके नाम लिख सकते हैं।
अब एक बात का और ध्यान देना कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये यौगिक है COOH। अब एक बात का ध्यान रखना कि जब आपको ऐसे यौगिक मिले तो दिमाग में हमारे याद है क्या आता है कि साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में ई हटाकर क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल। तो एक बात का ध्यान रखना आपको कि जब हम ओइक अम्ल अनुलग्न लगाते हैं तब क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल किया जाता है। तो एक बात का ध्यान देना कि साइक्लोहेक्सेन ये तो इस चक्र के लिए कहा है, तो फिर मैंने तो इस कार्बन को शामिल किया ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम ओइक अम्ल लगाएं या नहीं लगाएं। तो एक बात का ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति में हम ओइक अम्ल नहीं लगाते हैं, और ऐसी स्थिति में COOH इस पूरे को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इस पूरे को क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप साइक्लोहेक्सेन के बाद आप कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग्न के रूप में प्रयोग करेंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से जो है हम इनके नेम लिख सकते हैं। ऐसे कैसे जो है एल्डिहाइड समूह है उसको हम कार्बेल्डिहाइड कहते हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार से इनके जो नाम है वो इनके आधार पर हम इनको लिखते हैं। तो आप इनको भी नोट कीजिए, इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल और बताते हैं। इसके बाद देखें हम कि कुछ और चक्रीय यौगिक हैं। उन चक्रीय यौगिकों का जो है हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास ये चक्रीय यौगिक है। अब इस चक्रीय यौगिक में याद है एक यहाँ पर द्विबंध है, तो द्विबंध होने पर याद है क्या है कि जैसे अगर मान लो द्विबंध नहीं होता तो हम इसे याद है क्या लिखते हैं, साइक्लोब्यूटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसका नाम हम, साइक्लोब्यूटेन। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक द्विबंध आ गया तो यहाँ पर एन की जगह क्या लग जाएगा, अनुलग्न ईन। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हैं, है ना। ऐसे कैसे देखो यहाँ पर कि ये मैंने ये लगाया, यहाँ पर एक बंद लगा दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइक्लोहेक्सीन। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइक्लोहेक्सीन। देखो इसके बाद ध्यान से कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ये यौगिक है इसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये दो बंध है, तो चक्रीय यौगिक है इसलिए हमने साइक्लो शब्द जोड़ दिया, और ये 6 कार्बन की श्रृंखला इसलिए हेक्स लिख दिया। अब बात आती है नंबरिंग, हमने नंबरिंग कैसे की। अगर मैं चाहता तो यहाँ से भी कर सकता था, लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले और दूसरे बंद के बीच में याद है नंबरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमें नंबरिंग ऐसे देखनी है कि दोनों द्विबंध जो है नजदीक आ जाए। कि जैसे अगर मैं इसको यहाँ से काउंट करता हूँ तो 1 से लेकर 4 तक दोनों द्विबंध काउंट हो जाते हैं, और अगर मैं इसको यहाँ से काउंट करता हूँ तब भी यहाँ पर 4 यहाँ पर आएगा। तो आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। तो मैंने नंबरिंग इस साइड से कर दी यहाँ पर, और इस साइड से नंबरिंग करने पर देखो पहले और तीसरे कार्बन पर द्विबंध आए 2, तो 1 3 लिखा है ना, 2 बार आए इसलिए डाई लिखा, और द्विबंध के लिए अनुलग्न इन लिख दिया। अब ऐसे कैसे देखो ये यौगिक है कि यहाँ पर पहले दूसरा तीसरा चौथा, तो इसे नंबरिंग कर दे इसमें, तो पहले और तीसरे कार्बन पर देखो द्विबंध है, तो साइक्लो 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूट लिख दिया मैंने, और यहाँ पर अब पहले और तीसरे कार्बन पर द्विबंध है 2 बार आया है तो डाई, और ये लिखेंगे इन। तो इस तरीके से हम साइक्लोब्यूट 1,3 डाई इन, इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखना कि अगर हमारे पास जैसे यही यौगिक है, देखना ये वाला यौगिक है, ये और ये। अब देखो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये 1 2 3 4 5 6, तो दिमाग में कई बार ऐसा आता है कि ये क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन, 1 3 5 ट्राई इन, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब 6 कार्बन का चक्रीय यौगिक हो और जिसमें एकांतर क्रम में द्विबंध हो, तो फिर ध्यान रखना
ये एक एरोमेटिक यौगिक बेंजीन बन जाता है। तो इसका नाम आप गलती से भी 1,3 साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइइन नहीं लिख सकते। इसका एक प्रचलित नाम है और वो है बेंजीन। और बेंजीन को आप याद है ऐसे भी लिख सकते हो, ये इस तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान रखना ये इसकी अनुनादी संकर संरचना है और अनुनादी संकर संरचना को बताता है। तो हम यहाँ पर बेंजीन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना साइक्लो जब चक्रीय यौगिक आएंगे तब उनको इस तरीके से लिखना है साइक्लो के साथ, और जब बेंजीन और इसके व्युत्पन्न आएंगे तो उनको बेंजीन की फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान रखना ये चक्रीय यौगिक तो है, लेकिन कौन सा एरोमेटिक चक्रीय यौगिक जिसे बेंजीन नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखना अब हम बात करते हैं बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों के नाम, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम जो भी उनके लिए पॉसिबल है। देखना ध्यान से, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर इसको हम बेंजीन लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये एकांतर क्रम में द्विबंध के साथ भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसकी जो अनुनादी संरचना है वो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब दिमाग में ये नहीं लेना कि द्विबंध यहाँ आ गया, यहाँ पर भी हो सकता है। बस आपको क्या देखना है एकांतर क्रम में होना चाहिए, यानी कि एक बंद सिंगल, एक डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे 3 बंद होने चाहिए। और ये इसकी अनुनादी संकर संरचना है। और एक बात ध्यान रखना जब भी आप बेंजीन लिख रहे हो तो या तो 3 बंद लगाओगे या फिर ये गोला लगाओगे। अगर आपने ये गोला नहीं लगाया तो देखो क्या बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन, और ऐसी स्थिति में हमारा यौगिक गलत माना जाएगा। तो इसलिए हम बेंजीन जब लिखते हैं तो ये गोला जरूर लिखते हैं। तो इसका नाम क्या है यहाँ पर बेंजीन। क्या लिखेंगे इसको हम बेंजीन। अब जैसे हमने अभी चक्रीय यौगिक लिखे तो चक्रीय यौगिकों के समान ही बेंजीन और उसके यौगिकों के नाम है। अगर यहाँ पर बेंजीन से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ये देखो CH3 तो मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो आगे प्रतिस्थापी को बेंजीन के पहले लिख दो तो ये हो जाएगा मैथिल बेंजीन। ये इसका आईयूपीएसी नाम है। और एक इसका प्रचलित नाम है क्योंकि ये हमें मार्केट में या फिर क्या कहते हैं हमारी नोटबुक में भी कई बार इसके प्रचलित नाम से दिया जा सकता है और इसका प्रचलित नाम होता है टोलुइन। क्या है इसका प्रचलित नाम? टोलुइन, है ना। फिर देखो यहाँ पर ये बेंजीन से देखना ये यहाँ पर CH3 और एक CH3 यहाँ पर ही जुड़ा हुआ है। अब मैथिल समूह पहले और दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल, है ना, डाई मिथाइल या डाई मेथिल, और लास्ट में क्या जोड़ दो बेंजीन। क्योंकि जो बेंजीन और उसके यौगिकों के नाम है उनके सबके अंत में बेंजीन जोड़ना है बस। और अगर मान लो क्रियात्मक समूह आता है तो क्रियात्मक समूह आने पर याद है क्या करेंगे, क्रियात्मक समूह आने पर लास्ट में ई हटाकर हम देखेंगे कि अगर उसके क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न है उसमें AEIOU है तो बेंजीन के लास्ट में ई को हटाकर उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ देंगे और इस तरीके से इनके नाम लिखे जा सकते हैं। अब देखना ध्यान से, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये बेंजीन, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर ये NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो, तो इस समूह का क्या नाम है नाइट्रो समूह है तो ये हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। तो बेंजीन और उसके व्युत्पन्नों के नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। और जैसे एक यौगिक ये है इसका साधारण नाम ये क्या है, देखो कई यौगिकों के साधारण नाम है जो प्रचलित नाम भी है जिनको मार्केट में जैसे हम कई बार लेने जाते हैं तो उसी के नाम से हमें मिल जाता है। तो प्रचलित नाम में इसको जाइलीन कहा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है जाइलीन, इसका नाम है जाइलीन। तो ऐसे बेंजीन की और भी कई सारे यौगिक हैं जिनके नाम लिखे जाते हैं। अगर प्रतिस्थापी जुड़ा है तो प्रतिस्थापी को पहले लिख दो बेंजीन के, जैसे हमने लिखा है। अगर दो अलग अलग प्रतिस्थापी है तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नामांकन करके उसको वैसे के वैसे लिख दो और उस आधार पर आप इसका नाम लिख सकते हो। जैसे एक और यौगिक है हमारे पास, जैसे मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर ये बेंजीन है, एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब तीनों ब्रोमीन है तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से कर दी है 1 2 3
4 5 6। अब इसमें देखो पहले तीसरे और पांचवें कार्बन पर एक एक ब्रोमो समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये 1 3 5। देखो कौन कौन से कार्बन पर है, पहले पर है, तीसरे पर है और पांचवें पर है। तो 1 3 5 यह हो जाएगा, 3 बार आया है तो ट्राई, और ब्रोमीन को प्रतिस्थापी के रूप में क्या लिखेंगे, ब्रोमो, और फिर लास्ट में बेंजीन जोड़ दो, ये बेंजीन जोड़ दिया ये लो। तो ये इस तरीके से हम इनके नाम लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस यूं है कि कई सारे यौगिक हैं जिनके हम नाम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। बेंजीन के लिए भी ये सारे नाम आसानी से लिखे जा सकते हैं, तो आप पहले इनको नोट कीजिए और फिर इससे रिलेटेड और भी कौन कौन से नाम है जो बन सकते हैं मैं उनको आपको बताता हूँ। देखो इसे इसके बाद हम बात करें और नाम की, कि जैसे यहाँ पर बेंजीन। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा नेम है कि बेंजीन है। अब बेंजीन से यहाँ पर देखो एक OH समूह जुड़ा हुआ है, तो एक OH समूह के जुड़ने पर जो है, अब इसको हम पहले तो देखो बेंजीन लिख दें, और जैसा कि मैंने कहा है कि जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाया जाता है और प्रतिस्थापी समूह का पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न बेंजीन के पहले लिखा जाता है और अनुलग्न बेंजीन के बाद में लिखा जाता है। अब जैसे कि इसका अनुलग्न क्या है, ओल, इसका अनुलग्न क्या है, ओल है, तो लास्ट में ई हटाकर आप ये ओल जोड़ दो, ये हो जाएगा बेंजीनोल। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो बेंजीनोल है हमें इस नाम से ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता। इसका जो प्रचलित नाम है वो होता है फिनोल, और सिंपल भाषा में कहें तो फिनाइल, जो हम क्या कहते हैं बाथरूम वगैरह में, अस्पताल वगैरह में यूज करते हैं फिनाइल, तो वही फिनाइल है जिसे हम ये फिनोल कहते हैं, है ना। फिर इसके बाद देखो कि यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर CHO समूह जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर बेंजीन तो है इसलिए यहाँ पर ये बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन ने क्या कहा था कि जब ये कार्बन शामिल हो तब तो हम अनुलग्न एल जोड़ते हैं, लेकिन अब ये कार्बन देखो इसमें शामिल नहीं है ना बेंजीन में, तो इसके लिए एक नया अनुलग्न बनेगा और वो होता है कार्बेल्डिहाइड। तो इस तरीके से जो है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है ना। इसका एक नाम और है, प्रचलित नाम जो है बेंजेल्डिहाइड, ये इसका प्रचलित नाम है। ऐसे कैसे देखो यहाँ पर कि ये इस तरीके से यहाँ पर ये COOH है ना, तो इसका जो है नाम क्या लिखेंगे, बेंजीन, और जैसा कि मैंने बताया कि क्रियात्मक समूह पूरा है तो इसको अनुलग्न के रूप में जोड़ देंगे पूरे को, तो बेंजीन, और इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों जोड़ा, क्योंकि ये कार्बन जो है मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ है, ये कार्बन अलग है, इसलिए हमने क्या जोड़ा बेंजीन के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगर ये कार्बन शामिल होता तो फिर हम बेंजीन के बाद ओइक अम्ल जोड़ते हैं, लेकिन बेंजीन और चक्रीय यौगिकों में जो है कभी भी ओइक अम्ल डायरेक्ट नहीं जुड़ता, उनके लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल ही अनुलग्न के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद देखना कि जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास अगला यौगिक आता है ये वाला। अब जैसे इसमें मैं यहाँ पर ये OH समूह यहाँ जोड़ दूँ और एक OH समूह यहाँ जोड़ दूँ, है ना, तो यहाँ पर इसका नाम तो हम क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे, लेकिन बेंजीन में देखो पहले और दूसरे कार्बन पर OH समूह है, तो ये बेंजीन 1 2, ये 1 और ये 2 है ना, और इसका अनुलग्न क्या होता है, ओल, और OH समूह 2 बार आया है इसलिए हम क्या लिखेंगे 1 2 के बाद डाई, तो यहाँ पर बेंजीन 1 2 डाई ओल, इस तरीके से जो है इसका नाम लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे यौगिकों के नाम आसानी से यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, इसे भी नोट करो। इसके बाद और भी कई देखो कई सारे नाम है जो यहाँ पर हमारे पास प्रचलित हैं। देखना ध्यान से कि ये अगर इससे NH2 समूह जुड़ा है तो याद है क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो बेंजीन लिखते हैं, और बेंजीन इसका अनुलग्न क्या होता है NH2 समूह का, एमीन, तो हम बेंजीन में एमीन जोड़ दें तो ये हो जाएगा बेंजीन एमीन, है ना। और इसका एक प्रचलित नाम है एनिलीन,
इसका एक प्रचलित नाम क्या है, एनिलीन, यानी कि ये मार्केट में हमें एनिलीन के नाम से उपलब्ध होता है। इसके अलावा देखना कि कुछ और यौगिक हैं, जैसे कि यहाँ पर ये OCH3 समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह है ये? OCH3 समूह है। तो OCH3 समूह है तो यहाँ पर मेथिल और ऑक्सीजन, क्या मैं इसको मेथॉक्सी लिख सकता हूँ? ये मेथॉक्सी समूह हो जाएगा, क्योंकि याद हो तो ईथर है और ईथर का तो कोई अनुलग्न होता ही नहीं है, तो इसको हमने प्रतिस्थापी के रूप में क्या ले लिया, मेथॉक्सी, और लास्ट में जोड़ दो बेंजीन, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक प्रचलित नाम है एनिसोल, ये एनिसोल। अब एक बात ध्यान रखना कि जिन यौगिकों के प्रचलित नाम है वो यौगिक आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, आपको उनको डायरेक्ट याद रखना है कि हाँ इसको हम ये कहते हैं, क्योंकि प्रचलित नामों का कोई नियम नहीं होता। बाकी IUPAC नाम के लिए नियम प्रोवाइड हैं, बाकी प्रचलित नाम के लिए कोई नियम नहीं होता, वो आपको यौगिक के हिसाब से डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। ऐसे और भी कई सारे यौगिक हैं जिनके बारे में हम बता सकते हैं और आप उनको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखना कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन के ये जो डाई व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि जहां पर बेंजीन में दो प्रतिस्थापी जुड़े हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ पर ये NO2 जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि हम जब भी ऐसे कोई यौगिक जुड़े हुए हो, जब भी कोई ऐसे यौगिक जुड़े हुए होते हैं, तब इनको हम IUPAC में क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो पहले नंबर पर आएगा, NO2 जो है दूसरे नंबर पर आएगा, तो 1 ब्रोमो 2 नाइट्रो और बेंजीन लिख सकते हैं। लेकिन एक साधारण नाम पद्धति है जिसको हमने ऑर्थो मेटा पैरा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ऑर्थो मेटा पैरा के रूप में जाना जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि ये जैसे 1 और ये 2 पोजीशन है, तो एक बात ध्यान रखना कि 1 और 2 पर अगर दोनों प्रतिस्थापी पहले और दूसरे कार्बन पर है तो इसको तो हम ऑर्थो लिखते हैं। अगर पहले और तीसरे कार्बन पर है तो इसको हम लिखते हैं मेटा, और अगर ये मान लो कि पहले और चौथे कार्बन पर है तो हम इसे लिखते हैं पैरा। तो यहाँ पर इनके ऑर्थो मेटा पैरा के रूप में नाम लिखा जाता है, यानी कि पहले प्रतिस्थापी के सापेक्ष दूसरा, अगर दूसरा प्रतिस्थापी 2 नंबर कार्बन पर है तो इसको हम ऑर्थो, यानी कि ये स्थिति जो है ऑर्थो होती है, ये स्थिति होती है मेटा और ये स्थिति होती है पैरा। अब ध्यान से देखना कि जैसे हमारे पास ये यौगिक है, तो इस यौगिक में देखो दूसरे कार्बन पर NO2 समूह है, तो अपने क्या कहा कि इस स्थिति को नाम क्या देंगे हम, ऑर्थो, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो, और फिर इसको ये लिखते हैं हम डायरेक्ट ब्रोमो बेंजीन। क्या लिख सकते हैं हम इसको, ब्रोमो बेंजीन। अगर मान लो कि स्थिति ये है, देखना ध्यान से, अगर स्थिति यहाँ पर ये ब्रोमो है और यहाँ पर ये NO2 समूह है ना, तो यहाँ पर देखना कि अब ये तो ऑर्थो ये था ऐसे, अब ये क्या हो जाएगा मेटा। अब ये कौन सी पोजीशन पर आ गया, मेटा पर, तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो और ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, इस तरीके से। और अगर ये NO2 समूह यहाँ होता तो हम याद ही क्या लिखते हैं इसको, अगर ये यहाँ से हटाकर ये इसको हम नीचे लिखते हैं, तो ये यहाँ पे ऐड कर दूंगा इसको, ये ब्रोमो और ये NO2, है ना, तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरीके से ये वाली स्थिति है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि बस आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर ये सिर्फ यही पहली दूसरी हो सकती है। अगर मान लो कि यहाँ पर ये जो ब्रोमो है, अगर ये ब्रोमो यहाँ पर होता और ये NO2 यहाँ पर होता तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, यानी कि अब ये ऑर्थो है। तो ध्यान रखना कि पूरे बेंजीन में पहली दूसरी पोजीशन कोई भी हो सकती है, और पहली दूसरी के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर के मतलब पहले के सापेक्ष, पहले प्रतिस्थापी के सापेक्ष दूसरा प्रतिस्थापी अगर 2 नंबर कार्बन पर है तो वो ऑर्थो है, 3 नंबर पर है तो मेटा है, और 4 पर है तो पैरा है। तो इस तरीके से ऑर्थो मेटा पैरा के रूप में भी आप इन यौगिकों के नाम
लिख सकते हैं। और ये हमारे आज के टॉपिक में बेंजीन और चक्रीय यौगिकों के नामकरण भी समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद एक बेसिक पार्ट पढ़ेंगे हम, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे भी नोट कीजिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में या पर्सनल चैट पर इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं उसको और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा आपको, या फिर अगले वीडियो में उसको और अच्छे से क्लियर करके आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ऑर्थो मेटा पैरा की स्थितियाँ होती क्या है। नोट करो इसे।